नमस्कार, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन चर्चा करते हैं मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो हर कंपटीशन में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, जिसके 5 से 10 क्वेश्चन हर कंपटीशन में हमें मिलते हैं। टॉपिक का नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में कहूं तो क्षेत्रफल और आयतन। टॉपिक की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं क्षेत्रफल के, आयतन के, वो सब हम पढ़ते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और फिर अपन रणभूमि में चलेंगे और वहां शुरू से लेकर और हाई लेवल तक के जितने क्वेश्चन जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, उस हिसाब से सब तरह के क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो क्षेत्रफल और आयतन होते क्या है। क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है 2D की जो आकृतियां होती है, 2D मतलब 2 डायमेंशन आकृतियां, जिनकी 2 विमा होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। और आयतन है वो ज्ञात करेंगे अपन 3D आकृतियों का। 3D मतलब जिसकी 3 विमा होती हैं, और 3 विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। कोई भी एक द्विविमीय आकृति है, उसमें अगर हम ऊंचाई और जोड़ दें, जैसे मैं बात करूं एक वर्त की, अगर कोई वर्ताकार कोई चकती है जिसकी एकदम ऊंचाई न के बराबर होती है, उसे हम वर्ताकार ही मानते हैं। अब उस वर्ताकार चकती के ऊपर अगर अपन बहुत सी 20, 30, 40, 50 बहुत सी चकती एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो उस चीज को हाइट मिल जाती है, और हाइट मिल जाते ही वो 3D आकृति बन जाती है। और उस वर्त से जो 3D आकृति बनती है उसे हम बेलन कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो उस हिसाब से 2D की जो आकृति है उसमें अगर हाइट अपन जोड़ देंगे तो वो आकृति बन जाएगी 3D की। अब देखते हैं जो 2D की आकृतियां हैं वो सतह कवर करती हैं, जिनको किसी सतह पे, सरफेस पे अगर हम रखते हैं तो वो सतह पे रखने पर जिस भी सतह पर रखते हैं उसका एक एरिया कवर करती है, और उसे क्या कहा जाता है, उसे उस आकृति का, उस वस्तु का क्षेत्रफल कहा जाता है। और आयतन के अंदर वस्तु है वो स्पेस को घेरती है, खोखली हो चाहे भरी हुई हो, वो स्पेस घेरती है, और उस स्पेस को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे हम आयतन निकालेंगे, उसके अंदर सबसे मेन चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी विमा दी हुई हो, 2 विमा हो, 3 हो, जितनी भी दी हुई हो, उन सभी की जो इकाई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो हमेशा समान होगी। चाहे तो सब सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, किसी भी इकाई में दी हुई हो, लेकिन शर्त ये है कि इकाई समान होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये इकाई अलग अलग दी हुई हो, एक विमा सेंटीमीटर में आ जाए, एक विमा मीटर में आ जाए, एक किलोमीटर में आ जाए, तो हम इन्हें कैसे चेंज करेंगे। चलो वो देखते हैं। सबसे पहले 1 किलोमीटर में सबको पता है, आपको 1000 मीटर होता है। किलोमीटर को km से लिखते हैं और मीटर को m से लिखते हैं। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। यहाँ 1000 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर रख रहा हूं, तो ये 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 ये हो गया 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब अगर इसका रिवर्स कर रहा हो
कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है। 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब बात करें कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो वो होंगे 1/100 मीटर, यानी 10⁻²मीटर। और 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर निकालेंगे तो वो 1 किलोमीटर में 10⁵5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻5 किलोमीटर हो जाएंगे। अब क्षेत्रफल में आती है वर्ग इकाई आती है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। तो जैसे ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम जैसे 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर में हमें ये निकालना है कि सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर नहीं निकलेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा या किलोमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर गुणा 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता है, 1 मीटर गुणा 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और इस मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुणा 100 यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और उल्टा लिखूं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने आयतन में काम में आएगी, जब हम ऐसे सवाल करते हैं कि पानी की टंकी के अंदर कितने लीटर पानी आएगा, जबकि हमें बीमा, टंकी की बीमा देगा तो बीमा लीटर में आ नहीं सकती, टंकी की अगर बीमा आएगी तो वो आएगी मीटर में या सेंटीमीटर में। तो उस दौरान हम कैसे करेंगे, उस पानी की मात्रा लीटर में हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और इस सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी कहा जाता है। सीसी, सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहा जाता है, सीसी। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको मीटर क्यूब में अगर बदलना चाहें तो 10⁻³ गुणा 1/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100। 3 बार 1/100 लिखने का रीजन ये है कि यहाँ सेंटीमीटर की क्यूब है, सेंटीमीटर की क्यूब मतलब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ये बच गया 1/10⁻³ मीटर की क्यूब। चलो एक दो वैल्यू और बता देता हूँ, फिर हम सबका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। एक अपने क्षेत्रफल और इसमें आयतन में काम में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपना प्यारा पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और या इसकी वैल्यू क्वांटम में लिखें तो 3.14। अगर ट्यूशन में कहीं दिया हुआ हो कि पाई का मान 3.14 लेना तो 3.14 लेना है, अदरवाइज पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही लेनी है। उसके बाद एक आता है √2 और एक आता है √3। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। इन सब का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपनी आकृति की। 2D आकृति से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। ये त्रिभुज है। सबसे पहले तो अपन इसका करते हैं नामकरण। तो ये पॉइंट है जो ये 1 2 और ये 3, ये हैं इसके त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, या इंग्लिश में इनको कहते हैं वर्टेक्स। अब इनको इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। हमेशा कैपिटल लेटर से इनको दर्शाया जाएगा। जैसे ये ए हो गया, ये बी और ये सी। और फिर ये है साइड, यानी भुजा। तो इनको नामकरण क्या देंगे, इनको नामकरण देंगे ए, जो शीर्ष ए है, ए के सामने वाली भुजा है इसको स्मॉल ए, और जो बी शीर्ष के सामने वाली भुजा है इसको स्मॉल बी, और इसको देंगे स्मॉल सी। जो सी शीर्ष के सामने की भुजा है उसको हम कहेंगे स्मॉल सी। एक चीज और, अपन कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है उनसे, लेकिन जैसे शुरू से रैटिक टाइप परिभाषा ये है कि हमें ये कहा जाता है कि त्रिभुज किसे कहता है। तो हम क्या कहते हैं कि
तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। लेकिन वैसे देखें तो ये परिभाषा ही सरासर गलत है, क्योंकि एक भुजा, ये दो भुजा और ये तीन आकृति ये है, तीन भुजा इसमें क्या त्रिभुज है? नहीं। परिभाषा ये होगी सही कि तीन भुजाओं से घिरी हुई पूर्णतया बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। हालांकि कंपटीशन एग्जाम में हमसे कोई नहीं पूछेगा परिभाषा क्या है क्या नहीं है। चलो आगे चर्चा करते हैं। दूसरी बात, त्रिभुज का अगर हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एक तो होता है इसकी साइड के आधार पे, इसकी भुजा के आधार पे, और एक होता है इसके कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। विषमबाहु के अंदर समझना इसको, ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा तीनों आपस में इक्वल नहीं होती है, कोई भी भुजा इक्वल नहीं होती है। समद्विबाहु ये होता है ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए और बी दो भुजाएं तो आपस में बराबर है। कोई जरूरी नहीं कि ए और बी, बी और सी भी हो सकती है, ए और सी भी हो सकती है, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है। और तीसरी भुजा है वो इन दोनों के बराबर नहीं। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला तो होगा न्यून कोण, दूसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। ये दोनों हमें यहाँ काम में नहीं आएंगे, इन दोनों को बाकी डिटेल से, और त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन है वो पूर्णतः डिटेल से तो हम पढ़ेंगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ मेन चीज यही काम आने वाली बात है, वो मैंने बता दी। इनके क्षेत्रफल निकालने के वो अलग सूत्र है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मैं बता दूंगा। यहाँ ये भी काम में नहीं आएगा, यहाँ ये भी काम में नहीं आएगा, हाँ ये काम में आएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी एक भुजा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण, उसका एक ही कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा कोण तो 90 डिग्री का हो नहीं सकता। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक ही कोण हो सकता है 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक 90 डिग्री का होगा तो दूसरा अगर 90 डिग्री का हो जाए तो दो कोणों का योग 180 हो जाएगा, तीसरा कोण तो फिर 0 हो जाएगा। त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं? हमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, ये भुजा हमेशा कहलाएगी कर्ण, ये आधार और ये इसका होगा लंब। चलो बाकी बात करते हैं अपन क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। त्रिभुज का परिमाप, जैसा सबसे लग रहा है परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और मतलब चारों तरफ की माप होती है, उसे क्या कहते हैं? परिमाप। ये ए पॉइंट, ये बी शीर्ष और ये शीर्ष सी, किसी एक शीर्ष से चल के पूरे त्रिभुज पे घूम के वापस उसी शीर्ष पे आएंगे तो कितनी दूरी तय होगी, वो इसका क्या कहलाएगा? वो इसका परिमाप कहलाएगा। मान लिया ये भुजा ए है, ये भुजा बी और ये भुजा सी। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से चलेंगे तो हम दूरी कितनी तय की? ए। फिर सी से लेके ए तक आएंगे, दूरी कितनी तय? बी। उस पॉइंट पे पहुंच गए क्या जहां से चले थे? नहीं, वो ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ दूरी कितनी तय करेंगे? सी। ये आ गया त्रिभुज का परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग है, वो क्या कहलाता है? परिमाप। चलो आगे देखते हैं। त्रिभुज
प्लस सी। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु तीनों के लिए क्षेत्रफल निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। वैसे तो एक ही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब समबाहु और समद्विबाहु तब उनके लिए ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे हमें निकालना आसान हो जाता है। अब पहले सबसे बात करते हैं अपन, कोई विषमबाहु त्रिभुज हो उसके लिए क्षेत्रफल निकालने की। तो ये कोई त्रिभुज है ए, बी और सी, और ये डी पॉइंट है। एडी है इस त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट। तो अब अगर हमें त्रिभुज की एक भुजा बीसी और जैसे ये ए एडी हाइट दी हुई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुणा, अगर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पहला फॉर्मूला तो हो गया ये। दूसरा फॉर्मूला आता है जब हमें त्रिभुज की केवल तीनों भुजाएं दी हुई है, एबी भुजा, बीसी भुजा और एसी भुजा। अगर केवल हमें तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम ज्ञात करते हैं फिर हीरोन के सूत्र से। और हीरोन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होगा √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब बात ए भुजा ए, ये बी और ये सी। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब ये मन में सवाल ये आ रहा है कि एस क्या है, तो एस होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज के परिमाप का आधा। त्रिभुज का परिमाप कितना, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, दोनों तीनों फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चन करेंगे अपन एक साथ। अब एक फॉर्मूला हीरोन का सूत्र आ गया। एक चीज और आती है, जब कई बार क्या होता है कि हमें त्रिभुज की माध्यिका दे दी जाती है। माध्यिका मतलब एक त्रिभुज कोण ए से खींची गई ऐसी किसी शीर्ष, माध्यिका क्या होती है, किसी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाले भुजा को दो भागों में बांटते हैं, यानी BD इज इक्वल टू DC। अगर BD और DC बराबर हैं तो AD उसकी क्या है, एक माध्यिका। जैसे ये त्रिभुज है, A, B और C, और ये की माध्यिका यहाँ ये D पॉइंट, E पॉइंट और ये आ गया F। ठीक है, तो ये AD, BE और CF ये तीनों होगी, इसको पॉइंट हमने O नाम दे दिया, तो ये तीनों होगी माध्यिका। अब अगर तीनों भुजाएं दी हुई हों और भुजा की बजाय हमें माध्यिका दे दी जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो भी सेम बिल्कुल यही तरीका होगा, वही हीरो का सूत्र लगेगा। फॉर्मूला यही होगा √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। यहाँ आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटा 2। अब अगर माध्यिका दी हुई हो तो फॉर्मूला क्या होगा, माध्यिका से जब अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा, इसे S डैश लिख लो, और S डैश माइनस M1, S डैश माइनस M2 और S डैश माइनस M3। M1 M2 क्या है, ये एक माध्यिका M1, ये माध्यिका M2 और ये माध्यिका होगी M3। CF होगी M3, BE होगी M2 और AD होगी, क्या होगी, M1। ये तीनों माध्यिका गई M1, M2 और M3। उसमें तीन भुजा दी हुई थी A, B, C, इसमें M1, M2, M3 तीन माध्यिका गई।
इसमें हमने एस की जगह एस डेस ले लिया और यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ एस डेस इज इक्वल टू क्या होगा m1 m2 और m3 बटा में 2। ठीक है, एक कंडीशन और, अगर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें ए बी और सी, ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा, सपोज करो ये कोण हमें एक कोण हमें दे दिया हो, मान लिया कि कोण सी की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 33, 45, 60 जो भी हो, यहाँ एक कोण सी की वैल्यू अपने पास है, इस भुजा की वैल्यू अपने पास है, इस भुजा की वैल्यू अपने पास है, ए बी भुजा की वैल्यू हमको बताई नहीं है, ये दो भुजा दी हुई है, ये कोण दिया हुआ, तो हम अगर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का एक कोण दिया हुआ हो, किसी त्रिभुज की दो भुजा और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, मतलब दोनों भुजाओं का जो कॉमन सिरा है वहां पर जो कोण बन रहा है उस कोण की वैल्यू हमें दी हुई हो, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उससे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा भुजा AC और भुजा BC, AC गुणा BC गुणा ये है कोण C और C की साइन वैल्यू लेनी है, यानी साइन C, यानी इसको लिखना चाहूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा इसकी वैल्यू A, इसकी वैल्यू B, A गुणा B और गुणा साइन C। ये आ गया। एक बार या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और या उसको साथ साथ कॉपी पेन तो अपन को रखना ही रखना है, मेन चीज है वो नोट कर लो, और जब ऐसा कुछ बोर्ड पे लिखूं तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि कभी भी चलते फिरते अपन कॉपी पेन साथ में हो या नहीं हो, मोबाइल आजकल सबके साथ में रहता है, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो चलते फिरते ये सब अपन देख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज A B C, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो यहाँ ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है ए और इसकी वैल्यू भी कितनी है ए, और ये इसको यहाँ डी पे काट दी। अब देखो AD है, AD क्या है, अब ये AD एक रेखा है, ये तीन तरह के मान दर्शाएगी। तीन देखो, एक तो होता है कोण समद्विभाजक, दोनों रेखा बराबर है, AB और AC दोनों की वैल्यू समान है, तो दोनों के बीच में से ये जो सामने वाली भुजा पे हमने लंब डाला है, A शीर्ष से BD भुजा पे हमने ये लंब डाला है, या ये यूं कह दो कि A भुजा से एक ऐसी रेखा BC भुजा पे खींची जो BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, और ये इसका कोण समद्विभाजक क्या होता है, कोण समद्विभाजक वो होता है किसी शीर्ष बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो उस कोण को दो भागों में बांटे, वो तो होती है कोण समद्विभाजक। फिर एक आती है माध्यिका, मीडियन। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे, वो क्या कहलाती है माध्यिका। और फिर होता है कि किसी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पे डाला गया,
सामने वाली भुजा पे जो लंबवत रेखा खींची जाती है, जो सामने वाली भुजा पे यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं? शीर्षलंब की माध्यिका। और ये हो गया कोण समद्विभाजक। जब ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू बराबर हो, जो दो रेखाएं जिनका मान समान हो, तो उनके बीच में से जो गुजरती है, जो रेखा गुजरती है वो, या यूं कहें कि जब दो रेखाएं आपस में बराबर हो, जब दो रेखाओं का मान बराबर हो, दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर हो, तो उनके लिए कोण समद्विभाजक, माध्यिका और शीर्षलंब एक ही रेखा होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एडी रेखा है, इस एडी को मैं कोण समद्विभाजक भी कह सकता हूँ, इस एडी को मैं माध्यिका भी कह सकता हूँ, और इस एडी को मैं शीर्षलंब भी कह सकता हूँ, और इस एडी को मैं इस त्रिभुज की ऊंचाई भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने की। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार अपने पास है, त्रिभुज की ऊंचाई एडी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले एडी निकालते हैं। एडी हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये ए और इसको पूरी को बी मान लो। बीसी इज इक्वल टू हमने मान ली बी। तो ये डी बिंदु यहाँ से लेके और यहाँ तक बी है, तो ये b/2 यहाँ तक, और यहाँ से ये b/2 यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये जो एडी रेखा है, ये इसका शीर्षलंब भी है, इसका माध्यिका भी, इसकी माध्यिका भी, और इसका कोण समद्विभाजक भी। माध्यिका सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है, तो BD इज इक्वल टू DC, यानी ये b/2 ये b/2। अब देखो एक बार इस त्रिभुज को ले लो, यहाँ से त्रिभुज ABD, जैसे मैंने ये बना लिया त्रिभुज ABD। ये इसका D बिंदु, ये 90 डिग्री का एंगल, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये इसकी वैल्यू A, और ये आ गया b/2। अब यहाँ से मैं AD ज्ञात करूँ तो मैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण है ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है A स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर b/2 का स्क्वायर करेंगे b²/4, और ये हो गया AD। अब अगर मैं यहाँ से निकालूं AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा A² माइनस b²/4, और AD का मान निकालूं, AD h है, AD त्रिभुज की हाइट है, तो h का मान निकालूं तो h बराबर आएगा अंडर रूट में A² माइनस b²/4, या फिर इसको 4A² माइनस b²/4 भी लिख सकते हैं। या इसको एक तरीके से ये और भी लिखा जा सकता है। अगर इस 4 को हम बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 4 का वर्ग, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा? 1/2, और अंडर रूट में ये आ गया 4A² माइनस b²। ये क्या आ गई? क्या आ गई? त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। ये त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। त्रिभुज, इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब आ गया। और शीर्षलंब कौन सा? जो दोनों बराबर भुजाएं हैं, उनके बीच में जो शीर्ष है, उनका जो कॉमन शीर्ष है, उस शीर्ष से एक त्रिभुज की असमान भुजा पर डाला गया लंब, जो शीर्षलंब है, उसकी लंबाई आ गई ये AD। ये BC की माध्यिका आ गई, और ये कोण A का कोण समद्विभाजक आ गया। मतलब एक जगह से हमने 4 वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चारों में कोई भी नाम दे सकता है आपको। कोण A का कोण समद्विभाजक पूछ सकता है, आपको माध्यिका पूछ सकता है, आपको शीर्षलंब पूछ सकता है, और आपको ये त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की। तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और 1/2 गुणा आधार कितना है? इस त्रिभुज का आधार b है, b गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमने जो निकाली है b, 1/2 अंडर रूट 4A² माइनस b²। और यहाँ से ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आ गया b/4 अंडर रूट 4A² माइनस b²।
अभी करेंगे इतना ही। आज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया हमने, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया, और एक त्रिभुज अपना बच गया समबाहु, और एक जो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ये दो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और आगे वाली क्लास में हम जितने फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने वीडियो को लाइक करें, और कोई कहीं भी कोई कमी आपको नजर आती है या कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन बहुत मिलता है। और नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।